हेलो एवरीवन, आज है 30 ऑफ द मार्च 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो किसी भी न्यूज़पेपर में छपी होती है लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, हम उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की द हिंदू में आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कौन सी है, तो सबसे पहले आ जाते हैं। देखो, एक बहुत ही अच्छी खबर आई आज जो कि हमारे लिए कंसर्न भी क्रिएट करती है कि हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी शो करती है जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो हुआ क्या कि अभी एक डाटा आया है यूएन का। यूएन आप लोग जानते होंगे क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस जो है इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 24 ऑफ द अक्टूबर 1945। और 24 ऑफ द अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक इतना सभी को पता होगा। अब ये जो यूएन है, इस यूएन का एक डिपार्टमेंट है, याद रखना, जिसका नाम है यूएनईपी, और एक डिपार्टमेंट है दूसरा जिसका नाम है WRAP। व्हाट इज दिस, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, और एक हमारा कौन सा, तो वेस्ट रिसोर्स एंड एक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ये जो वेस्ट रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम है और जो हमारा यूएनईपी है, आप जानते हो कि यूएनईपी के दिन या 5 ऑफ द जून 1972 को बना था, इसलिए 5 ऑफ द जून को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये हो गया इसका थोड़ा बेसिक सा पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों ने एक रिपोर्ट निकाली है, तो याद रखना एक इंडेक्स आया है बेसिकली जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड फूड इंडेक्स। और ये वर्ल्ड फूड इंडेक्स जो है 2024 का आया है, लेकिन इसमें जो डाटा है वो डाटा 2022 का है। इसमें हमें पता चला है कि पूरी दुनिया में लगभग हर साल 1 बिलियन टन फूड क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। सोचो इतना फूड वेस्ट हो रहा है, अगर ये फूड वेस्टेज ना हो तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, गरीब कंट्री ऐसी हैं जिनके अंदर जो बच्चे होते हैं वो माल न्यूट्रिशन से उनकी डेथ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर देखी होगी, उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और यही तो रीजन है कि जो MSP है उसको इंक्रीज नहीं करने देना चाहता है WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसा होगा तो वहां तक जो बेचारा आज खाना खा पा रहा है वो भी नहीं खा पाएगा। तो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आता है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना कि ये जो इंडेक्स है पहली बार आया, इसका जो डाटा है वो कब का है, 2022 का है। इसके अंदर ये इसको रिलीज कौन करता है, तो यूएनईपी, और उसके साथ साथ कौन सा है, WRAP रैप जो हमारा प्रोग्राम है वो इसको रिलीज करता है। इसमें क्या बताया गया है, तो सिंपल सा ये है कि जो फूड इंडेक्स है इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो याद रखना अर्बन एरियाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक होता है अर्बन और एक हमारा कौन सा होता है, जो लोकल एरिया होता है, या मैं कह सकता हूं कि जो हमारे गांव होते हैं। एक होता है सिटी, एक होता है गांव, है ना। तो गांवों के अंदर आपने देखा होगा लोग खाना कम वेस्ट करते हैं, तो गांवों के अंदर कम वेस्टेज हुई है फूड की, शहरों के अंदर ज्यादा हुई है, और इसका जो गैप बढ़ता जा रहा है हमें इसको संभाल के रखना है। बस इतना सा इस न्यूज में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और याद रखना हमने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रखे हैं, SDG, और ये टोटल SDG हमारे पास लगभग 12 हैं। हमें क्या करना है, लगभग 12 हैं, इनके अंदर हमें बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि जेंडर इक्वालिटी, है ना, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। सेम ऐसे इसी का जो 12 वाला जो इसका SDG प्रोग्राम है, इसके थर्ड पार्ट में किसके बारे में लिखा हुआ है, फूड के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, हमने अगर इस फूड को 2030 तक वेस्टेज होने से नहीं बचाया तो आने वाले टाइम पर क्या होगा कि बहुत सारी क्या हो जाएंगी, लोगों की डेथ होने लगेंगी। हालांकि आज भी ऐसा मिलियंस ऑफ द डेथ हो जाती है, किससे, खाने की वजह से। तो छोटा सा पॉइंट था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो आज की हमारे न्यूज़पेपर में हमने देखी, वो कौन सी है, तो देखो सबसे अच्छी न्यूज है, लिखा क्या है, नो माइक्रोप्लास्टिक्स, न्यू रूल्स स्क्वीर द पिच फॉर द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। सबसे पहले पॉइंट समझना कि जो प्लास्टिक है ना, इट इज ए वेरी, मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाला पॉइंट है, किसके लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए।
क्योंकि एनवायरनमेंट को इसने इतना बर्बाद कर दिया है। देखो, एक होता है प्लास्टिक, ठीक है, एक प्लास्टिक के साथ होता है माइक्रो प्लास्टिक, और माइक्रो प्लास्टिक जो है ना वो इतना डिटेल में या इतना इस लेवल तक पहुंच चुका है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सी लेवल में जाइए ना, सी पे जाइए, आप ओशियंस की गहराइयों में जाइए, वहां पर आपको ऐसे ऐसे जीव जिनको आज तक ढूंढा ही नहीं गया, अभी हमने ढूंढा, उनकी बॉडी तक, उन तक माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। इवन इतना ध्यान रखना, अभी एक सर्वे हुआ था WHO, आपको पता है पूरा हेल्थ का कंसर्न WHO करता है। WHO के कंसर्न में सामने आया था कि जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, जो ऐसी महिलाएं होती है, जो ऐसी माताएं होती है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके दूध के अंदर है ना, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर माइक्रोप्लास्टिक है। आप सोचो कैसे आप सरवाइव कर सकते हो अगर ये माइक्रोप्लास्टिक इस लेवल पर चला गया। क्योंकि एक छोटे बच्चे का जो बेसिक उसका जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स जिससे उसको मिलते हैं, वो उसके माँ का दूध ही होता है। सोचो उसमें तुम प्लास्टिक पी रहा है वो बच्चा, तो आगे बढ़कर क्या होगा। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड के अंदर हमने क्या ढूंढा, माइक्रोप्लास्टिक ढूंढा। तो न्यूज क्या है समझना, अभी क्या चल रहा है, अभी एक नए टाइप का प्लास्टिक बनाया गया है जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। क्या नाम है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अभी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है समझना, एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो अपने आप डिग्रेड हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने अभी संतरा खाया और संतरा के जो छिलके थे मैंने डाल दिए, क्या होगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में क्या होगा, मिट्टी में गिरा रहेगा, बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे और वो मिट्टी बन जाएगा, खत्म। तो बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो नेचुरली क्या हो जाए, उसका डिग्रेडेशन हो जाए और वो मिट्टी में मिल जाए, खत्म हो जाए, कोई नुकसान नहीं होता। तो ये बात निकल के आती है कि ठीक है तुम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तो ला रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक हो। आप ये तो कह रहे हो कि ये प्लास्टिक नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, लेकिन अगर ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के साथ साथ अगर इसने माइक्रोप्लास्टिक रिलीज किया तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता इस बात का। तो बात समझ में आ रही है ना। और ये इतना बड़ा कंसर्न है आपका, क्लैट का, यूपीएससी का, बड़े बड़े एग्जाम्स में इस वाली न्यूज को बहुत अच्छे से कवर किया जाता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमें समझना है, कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही होगी ना आप लोगों को। और ये जो पूरा का पूरा जो ये माइक्रोप्लास्टिक वाला है, जैसे कि मैंने अभी हमने पढ़ा था, या आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक हमारे यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है, जो इस बात को कंट्रोल करता है कि हमारे इंडिया में जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो। जैसे प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जलाओगे तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, अगर पानी में डाल दिया तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कितने सारे जो कछुए थे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पर पाए गए थे, जो कंप्लीटली उनको रैप किया गया था, नेचुरली उनके चारों तरफ क्या लग गया था, प्लास्टिक लग गया था, उनकी डेथ हो जाती है कि उसके ऊपर कोस्ट लाइन के ऊपर मरे हुए मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इससे बचाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1-2 बातें डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। हमारा जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये NHAI क्या करता है, इसकी फॉर्मेशन 1988 में हुई थी, ध्यान रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने, आपने पता होगा नितिन गडकरी जी है ना, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। अभी क्या हुआ, एक स्कीम बनाई गई, जिस स्कीम में क्या था कि जितना भी प्लास्टिक है ना, उस प्लास्टिक को क्या कर दिया जाएगा, उस प्लास्टिक को रोड में बना दिया जाएगा, रोड टेक्नोलॉजी में यूज कर लिया जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा प्लास्टिक के पहाड़ लगे हुए हैं, अगर कोई उधर से गया होगा, उसको कैसे कम किया जाए, तो रोड में बिछा दो। अब रोड में तो हमेशा गाड़ियां चलती रहेंगी तो कोई मतलब नहीं है, बिछा रहेगा, तो इससे रोड भी मजबूत बनी और वो प्लास्टिक भी यूज हो गया। इसके एक्सपेरिमेंट किए गए थे मणिपुर में, आसाम में, सूरत में, और वो सड़कें नॉर्मल सड़कों से कोयले या कोल वाली जो सड़कें थी जो हमारी, जो उनसे क्या थी, ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, ज्यादा ड्यूरेबल थी, ज्यादा अच्छी क्वालिटी की थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये हम उसका वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पोल्यूशन हुआ तो याद रखना हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसका काम ही क्या है, जैसे मैं कह सकता हूं सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। ये कब बना था, तो याद रखना ये 1974 में बना होता है। और किस एक्ट से बना था, तो एक एक्ट आया था, याद रखना, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट
जो कि 1974 में आया था, उसके बाद इस डिपार्टमेंट की फॉर्मेशन होती है। और इसका काम क्या है, हमारे यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करके रखना, चाहे वो किसी से भी हो रहा हो। देखो यहाँ पर एक टेबल बनाई गई सिंपल सी कि रिसाइकेबल प्लास्टिक क्या होते हैं। हालांकि एग्जाम में पूछने के चांसेस कम रहते हैं हमारे वाले एग्जाम में, जैसे पॉलीथाइलिन है, ठीक है, प्लास्टिक बोटल्स बनती हैं इससे, ठीक है, ये रिसाइकिल कर ली जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जहां पर हमारा राम मंदिर अयोध्या के अंदर एक प्रोग्राम चला दिया गया, जगह जगह चलता है कि अगर आप खाली प्लास्टिक की बोतल लाते हो तो सरकार तुम्हें 2 रुपए 5 रुपए दे देती है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम इसलिए किए जाते हैं, इनको रिसाइकिल किया जा सके। और जो रिसाइकिल नहीं होगा उससे क्या होगा, नुकसान होगा कहीं ना कहीं, किसको, हमारे एनवायरमेंट को, ठीक है। तो ये 2-4 बातें थी जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी। हाँ, अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड जो है वो कब बना होता है, 1981 में बना होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ICCC, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना अच्छे से, क्योंकि अभी फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देखो समझना, आपने एक नाम सुना होगा AI। मैं उस AI की बात नहीं कर रहा हूं जो कल परसों हमारे जो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर वो डेफिनेशन दे रहे थे, ठीक है। मैं उस AI की बात कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है पहले तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा तुम में से किसी एक स्टूडेंट को कि खड़े हो जाओ प्लीज, स्टैंड अप एंड स्विच ऑन द फैन। आप उठे, फैन को स्विच ऑन कर दिया, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने एक मशीन बना रखी है, मैंने उसको कहा कि XYZ कुछ भी नाम है उसका, जैसे कि मोबाइल में अपने होता है सीरी, है ना, सीरी प्लीज स्विच ऑन द फैन, बटन अपने आप दब गया, फैन चलने लग गया। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। तुम क्या हो, नेचुरली इंटेलिजेंस हो। जो हमने डिवाइसेस बना दिए वो क्या है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है। ये बना कब था AI, तो याद रखना AI 1956 में सबसे पहले बना होता है। इसको बनाने वाला कौन था, तो उसका नाम क्या था, जॉन मैकार्थे। और ये जितने भी क्वेश्चंस लिखवाए जाते हैं इनको अच्छे से ध्यान रखना, कहीं ना कहीं पूछे हुए वो क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब समझना, इस AI का एडवांस वर्जन कौन सा आया, तो चैट GPT। और चैट GPT कब आया, 2022 में। और इसको लाने वाला कौन था, तो इसको लाने वाला था सैम ऑल्टमैन, ठीक है। और इस सैम ऑल्टमैन की कंपनी का नाम क्या है, OpenAI, ठीक है, आपने देखा होगा। अब क्या हुआ, इसी चैट GPT का एक एडवांस वर्जन आया जिसका नाम क्या था, चैट GPT-4। और GPT का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो पहले से ट्रेंड है, तुम कुछ भी पूछोगे तुम्हें बता देगा। यानी कि दूसरा गूगल, एक तरीके से गूगल में लिखते हो, इसमें बोलोगे तो तुरंत पूरा डाटा, पूरे गूगल का समराइज डाटा तुम्हें दे देगा। अब क्या हुआ, इस चैट GPT-4 में और GPT में क्या डिफरेंस है, तो याद रखना इसमें इनपुट जो होती थी ना वो टेक्स्ट में होती थी ओनली, और आउटपुट भी फिर किस में आएगी, तो टेक्स्ट में आएगी। लेकिन इसमें इनपुट आप दे सकते हो, जैसे वॉइस दे दी, जैसे मैंने एक बार पहले बताया था कि कोई भी बड़े लीडर की किसी की भी फोटो दे दी, उसके अंदर उसकी बोल दिया कि इसकी आवाज में गाना गाओ, तो मोदी जी है ना गाना गा रहे होते हैं, मारवाड़ी आपने देखा होगा, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं गरबा कब कर रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं है कि मैं वही हूं। ये सारा किसका कमाल है, AI का। तो इसके यूज भी हैं, इसके मिसयूज भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट आपने देखा होगा कि आपने PM का नाम सुना होगा, मेलोनी। ये जो मेलोनी है इटली की PM, इन्होंने जो AI है उसके ऊपर केस किया, या किसी कंपनी के ऊपर केस किया और कहा कि मुझे 90 लाख रुपए क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। किस बात के लिए चाहिए, तो इनकी क्या किया, किसी ने डीप फेक का यूज करते हुए सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी इनकी कोई वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो ये जो नुकसान है, ये जो एक डेंजर है हमारी लाइफ के ऊपर, ये भी AI है। और जो हमारा इतना सारा बेनिफिट है वो भी AI है। AI से तुम क्या कर सकते हो, AI से जैसे तुमने सारे डाटा उसमें डाल दिया और कह दिया मुझे कैंसर की दवाई बनानी है, तो जितना अवेलेबल डाटा होगा उससे वो तुम्हें एग्जैक्ट दवाई बता देगा कॉम्बिनेशन में कि ये बना लो, बन जाएगी। तो यूज भी है और नुकसान तुम्हारे सामने मैंने एग्जांपल दे दिया कितने बड़े बड़े नुकसान है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी डीप फेक के ऊपर कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, स्मृति मंडाना वाला केस होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे EU है, यूरोपियन यूनियन, उसने पिछले साल बैन कर दिया था कि हम AI को नहीं चलाएंगे, लेकिन दुनिया AI को मान रही है तो हमें भी मानना पड़ेगा और पीछे रह जाओगे। तो उन्होंने कहा कि मानेंगे लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ मानेंगे। तो ये कॉमन सी बातें हो गई। अब आ जाते हैं किससे रिलेटेड है सारी की सारी बातें, तो इसी AI से रिलेटेड है। समझना, मैंने अभी कहा कि इसका इतना बेनिफिट है और इतना नुकसान है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। बेनिफिट आपने देखा और नुकसान भी आपने देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस AI का यूज करेंगे किसके अंदर, कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। और उसका नाम क्या रखा, ICCC। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना कृषि
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और ये कहां पर सेटअप किया जा रहा है? तो याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर सेटअप हो रहा है? न्यू दिल्ली के अंदर। एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। हुआ क्या कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि 1998 में पूरी दुनिया में कुत्तों के काटने से 30,000 डिजीज डेथ होती थी, लेकिन 2020 के अंदर ये 6944 पे रह गई है। और याद रखना ह्यूमन और कुत्तों का जितना रिलेशन बढ़ता जा रहा है ना, इतनी डिजीज भी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने कुत्ते से इतना प्यार करते हैं कि अगर सामने वाले इंसान को कुत्ते ने काट भी लिया तो उस कुत्ते की ही पैरवी करेंगे, उसी को अच्छा बताएंगे, उसको गलत बताएंगे, चाहे वो आदमी सामने वाला गरीब हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये जो मेंटेलिटी ये इसको बढ़ावा दे रही है। अब आपने सुना होगा कुछ ये कह देते हैं कि क्या हो गया, है ना, कुत्ता ही तो है, हमने इसको वो इंजेक्शन लगवा दिया, क्या ही करेगा, काट लेगा तो। लेकिन ध्यान रखना उससे रेबीज बेशक ना हो उसको स्टेरलाइज करने के बाद, लेकिन 64 टाइप्स की अलग अलग डिजीज हो जाती है। और याद रखना सबसे बड़ा ये इसको लिखने का रीजन है, समझना सबसे बड़ा जो इसमें जिसकी डेथ होती है वो कौन होता है? तो याद रखना हमारे यहाँ पर जो 0 से 5 ईयर के बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इसमें मारे जाते हैं। 30 to 60% बच्चे या जो डेथ होती है वो 0 से 5 साल के बच्चों की होती है। अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा एक बच्चा था, आई थिंक होगा 8-10 साल का, उसको कुत्ते ने काट लिया, उसने घर वालों को बताया नहीं। जब नहीं बताया तो आपको पता है रेबीज हो जाता है कुत्ते बिल्ली बंदरों के काटने से। अब क्या हुआ, उसको रेबीज हो गया, किसी को नहीं पता था। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी कि उसने अपने फादर की गोद में ही उसका क्या हो गया, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये अनअवेयरनेस भी है, ठीक है। ये जो स्ट्रे डॉग है वो भी रेस्पॉन्सिबल है, दूसरे डॉग है वो भी रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर 60 टू लेकर 80 मिलियन क्या है, स्ट्रे डॉग्स है। आप किस किस को वो कर सकते हो, स्टेरलाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा इश्यू, एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल आपने देखा होगा हर जगह डॉग से डॉग तुम्हें दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है? याद रखने के लिए कुछ डाटाज हैं जो तुम्हें थोड़े से क्या रखने हैं, याद रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझना रेबीज, है ना, ये रेबीज इन्हीं की वजह से फैल रहा है। जैसे रेबीज इज ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हर 15 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में एक डेथ हो जाती है। सोचो जब तक मैं ये द हिंदू एनालिसिस खत्म करूंगा ना, 2 लोग लगभग मर चुके होंगे, किससे? 2 या 3 लोग रेबीज से। तो इतना बड़ा कंसर्न है, हमें भी अवेयर रहना चाहिए, सबको अवेयर रखना चाहिए, ठीक है। उसके कौन सा वायरस है, और याद रखना वर्ल्ड रेबीज डे कब सेलिब्रेट होता है? तो याद रखना 28 ऑफ द सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेबीज डे, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट क्या है इसका, कैसे हो जाता है? तो उसके सलाइवा से, इन्फेक्टेड एनिमल से हो जाता है, ठीक है, डॉग्स की बाइट से हो जाता है, ठीक है। लगभग हर दिन या लगभग हर 9 मिनट में क्या हो जाती है, एक डेथ हो रही है। तो कुछ डाटा से जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कौन सा है? वही WHO, जहां भी कोई डिजीज होगी WHO, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Why are Rohingyas refusing risking their lives at sea? समझना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। हुआ क्या, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ खत्म, ठीक है। बहुत सारे जो यूरोपियन थे वो अपनी कंट्री छोड़कर वहां से भाग गए। अब कहीं ना कहीं तो बेचारे अपनी जगह बनाएंगे, कहीं ना कहीं तो शरण लेंगे बेचारे। अब जहां शरण लेंगे तो उनको कोई देगा नहीं, तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया, याद रखना, UNHRC। मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस या HCR, सॉरी HCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, कि जितने भी रिफ्यूजीज होते हैं उनके लिए हाई कमिश्नर बना दिया। याद रखना ये बना कब था? 1950 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ये किसके अंडर में आता है? तो ये यूनाइटेड नेशन ही कंट्रोल करता होगा, पता है आपको। लेकिन फिर भी अगर पूछे यूनाइटेड नेशन में कौन कौन, तो एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और दूसरा इसके अंदर कंट्रोल करता है यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। और आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर कितने लोग होते हैं? टोटल 193 प्लस 2, और 2 कौन होते हैं? ऑब्जर्वर। एक है पैलेस्टाइन और दूसरा आपका कौन सा? वेटिकन सिटी। और आई थिंक यू नो वेटिकन सिटी इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सिटी, जो कि ये सॉरी स्मॉलेस्ट कंट्री जो किसी एक शहर में बसा हुआ है, यानी एक पूरा शहर देश और उसके बीचों बीच क्या बना है, शहर के अंदर ही देश बना है, वो कौन सा है? वेटिकन सिटी। ये दोनों इसके ऑब्जर्वर हैं। और जनरल असेंबली में कितने लोग हैं?
तो 193 प्लस 2 आज के दिन एक पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीन कह देते हैं। एक हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, इसमें टोटल मेंबर होते हैं याद रखना 54, ठीक है। इसका टेन्योर होता है 3 ईयर का, ठीक है। अब समझना इन दोनों, ये दोनों कंट्रोल करते हैं किसको, यूएनएचसीआर को। और ये क्या करता है, पूरी दुनिया में जितने रिफ्यूजीज होते हैं ना उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको खाना मिलना चाहिए, उनको जितना एक ह्यूमन को राइट है सब राइट प्रोवाइड करने की बात करता है। और पूरी दुनिया भर में रिफ्यूजीज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है किसके ऊपर, रोहिंग्याज के ऊपर। ये तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। रोहिंग्याज के बारे में अगर आपसे पूछे तो रोहिंग्या एक्चुअल में है क्या, समझना। रोहिंग्याज एक स्पेसिफिक रीजन है जहां पर ये लोग रहते हैं म्यांमार में, लेकिन म्यांमार जो है ना वो डज नॉट रिकॉग्नाइज देम एज ए सिटीजन्स ऑफ द म्यांमार, मतलब वो उनकी सिटीजनशिप को डिक्लाइन करता है। और म्यांमार गवर्नमेंट, आर्टिकल में लिखा हुआ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, दे क्लेम कि जो ये रोहिंग्याज है ना, ये इनिशियली कहां से आए थे, बंगाल से आए थे, है ना। क्योंकि उस समय किसके टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर। वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर याद रखना बांग्लादेश तो बना नहीं था, तो भारत का ही पार्ट था। तो वो कहते हैं कि उससे वेस्ट बंगाल से वो लोग यहाँ पर आकर बसे थे, दे आर नॉट ओरिजिनल द सिटीजन ऑफ म्यांमार, तो उनको रिफ्यूज करते हैं। अब वो रिफ्यूज करते हैं तो बेचारे बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश वाले भी उनको रिफ्यूज करते हैं। इंडिया आते हैं तो इंडिया भी रिफ्यूज करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज के दिन दुनिया की सबसे वर्स्ट मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी अगर कोई है ना तो वो कौन है, रोहिंग्याज है। और ये बेचारे भटकते रहते हैं, देखा होगा आपने फोटोज, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोई इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। वो बात की बातें हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन एज ए ह्यूमन इनको कहीं ना कहीं तो हमें जगह देनी ही चाहिए। चाहे हमारी गलती है कि हमारे यहाँ से अंग्रेज उनको वहां ले गए, चाहे उन लोगों की गलती है कि ये लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। दिक्कत क्या है, ये मुस्लिम ग्रुप है और ये बंगाली भाषा बोलता है, तो वो लोग कहते हैं कि बंगाल से आए, इसलिए उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन हमें, या कह सकता हूं कि वर्ल्ड जो हमारा यूनाइटेड नेशन है या जो यूएनएचसीआर है, इसको थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। और ये रिसाइड कहां पर करते हैं, तो सिंपल सा देखो, तुम्हारे सामने एक फोटो बनी हुई है, ये पूरा का पूरा क्या है, म्यांमार, ठीक है। ये कौन सा है, बांग्लादेश, ये है इंडिया। और यहाँ पर एक जगह कौन सा, रैखाइन स्टेट। इस रैखाइन स्टेट के अंदर ये लोग रिसाइड करते हैं, रहते हैं। और अब जब ये रिकॉग्नाइज नहीं करता तो ये भगाते रहते हैं, ये बेचारे या तो बांग्लादेश चले जाते हैं या इंडिया की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, रन अप टू यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। देखो अभी यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, देखो हुआ क्या, पूरी दुनिया में जो फ्रेश वाटर है ना वो 1/3 तक पहुंच चुका है। मतलब अगर मैं कहूं कि दुनिया भर में अगर 99 पीपल है तो 33 लोगों के लिए पीने का सही पानी है। जैसे अभी कल परसों एक वीडियो देखी होगी आपने बेंगलोर में, है ना, बेंगलोर के अंदर वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, वहां पर इतना गंदा पानी आ रहा है कि उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने का। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है कौन सा, पानी का। और इसके लिए कहां पर किया जाया जा रहा है, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। आप लोगों को शायद पता होगा सबसे पहले यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 1977 में हुई थी, है ना। और उसके बाद लेटेस्ट जो हुई थी 2023 में हुई थी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि 1977 में कहां हुई थी और 46 ईयर के बाद 2023 में कहां हुई थी, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है, समझ गए। और वाटर लेवल का जो न्यूज है हम कई बार इसको पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ऐसी इमेजेस देखी होंगी, जो कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, उनके अंदर पानी का क्या हाल चल रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोग भी पानी को सेव करोगे। जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी कौन होती है बेचारी, पानी भरने में महिलाएं। कल को अगर पानी खत्म हो गया ना तो जेंट्स तो घर में बैठे रहेंगे और जगह जगह से ढूंढ ढूंढ कर पानी लाने का काम कौन करेंगी, महिलाएं। तो इनके लिए एक इनिशिएटिव चला, वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर, ठीक है। किसके अंडर चला, तो हमारा जो वाटर मिनिस्ट्री है उसके अंडर, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पीएम मोदी कन्फर्ड विद भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आपको पता है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है। और भारत रत्न के बारे में तो आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। 1954 में बना था, पहले 3 लोगों को मिला था। किस किस को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, सीवी रमन। अब तक कितनों को मिल चुका है, इस साल किस किस का नाम अनाउंस हुआ, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम देखो भूटान का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो याद रखना क्या नाम है उसका, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गाइलेपो। अब इसके उसमें नहीं जाना है कि कब से स्टार्ट हुआ कब से नहीं हुआ, ऐसा सब नहीं पूछने वाला, ठीक है। किसको मिला है ये पूछ सकता है, तो पीएम मोदी को मिला है, पहले इंडिया ने जिसको ये मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि मोदी जी अभी वहां गए थे और मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की बात कह दी।
हालांकि वो 5,000 करोड़ रुपए का फिक्स था, लेकिन जैसे उन्होंने डबल किया ये भी खुश हो गए होंगे बेचारे, है ना, जो भी था। अब हुआ क्या, ये किस चीज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो देखो एक आपकी मैं कह सकता हूं कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी है ना, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। एक आपकी जो ट्रेड है उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा। एक आपकी जो एग्रीकल्चर है उसमें ये लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ ये लगाएंगे। एक आपका कौन सा हो गया, तो जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, 2 रेलवे स्टेशन को भी आपस में क्या की जा रही है, जोड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। ये बातें तो पढ़ ली तुमने, लेकिन मुझे एक बात बताओ, वाई ऐसा क्यों है कि ये जो हमारा जो भूटान है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो देखो समझना सिंपल सा, एक लाइन में, डोकलाम जानते हो ना, डोकलाम में इश्यू हुआ था 2017 में। हमारे इंडियन आर्मी को वहां जाने के लिए अलाउ किसने किया, भूटान ने अलाउ किया कि ठीक है चले जाओ, जो भी इश्यू हुआ उसको रिजोल्व कर लो। तो भूटान हमेशा से हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, किसको काउंटर करने के लिए, चाइना काउंटर करने के लिए। समझना, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट को हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर भी कह देते हैं, याद रखना, जितने भी उसमें 7 जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उनको 7 सिस्टर कहते हैं। और इधर मैंने कह दिया रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया पूरा बचा हुआ भारत। और समझना, इसको कनेक्ट करने वाली जो एक छोटा सा रास्ता है, उस छोटे से रास्ते को कहते हैं चिकन स्नैक। क्या कहते हैं, चिकन स्नैक, ठीक है, यानी कि इसको क्या नाम दे दिया, मुर्गे की गर्दन, है ना, चिकन स्नैक। अब ये जो चिकन स्नैक है ना, ये क्या है, छोटा सा रीजन है और यहां पर है पूरा का पूरा भूटान। अब सोचो अगर इस भूटान में चाइना का इन्फ्लुएंस हो जाए और चाइना इसको कब्जा ले और चाइना इस चिकन नेक को काट दे, मुर्गे की गर्दन को काट दे, तो समझो तुम्हारे हाथ से नॉर्थ ईस्ट गया। नॉर्थ ईस्ट किसका हो गया, चाइना का हो गया। तो हमें नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए इस चिकन स्नैक को बचाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम भूटान जैसे देशों को इतना ह्यूज मनी देते हैं, उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं, उनको रेल भी बिछा कर देते हैं, उन लोगों को मैं कह सकता हूँ नेचुरल गैस रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम अपने आप को बचा सके। समझ में आ गई बात, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि रेस्ट ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड विद नॉर्थ ईस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, या बाय विच नेशनल हाईवे। आपने नेशनल हाईवेज पढ़े होंगे ना, जो नेशनल हाईवेज है, जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, NH7, ठीक है, NH44, सॉरी उसका नाम चेंज हो गया है। अगर पूछे सबसे बिगेस्ट NH8 है आपका, ठीक है। तो ऐसे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। मुझे बस इतना कमेंट करके बता देना कि कौन सा नेशनल हाईवे, कौन सी रोड है जो नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ती है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। ये हमने पढ़ लिया ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप। उसके बाद है बॉन्ड्स, बिग मनी एंड एन इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी। अभी देखो इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कहा गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तरीके से ब्लैक मनी के तौर पर देखा गया, है ना। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 19 के 1 के ए का यूज करते हुए उसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस कर दिया। मतलब देखो दो बातें थी, एक है आर्टिकल 21, एक है आर्टिकल 19 का 1 ठीक है। ये कहता है हमें फ्रीडम देता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारा, ये हमारा है राइट टू लिव, ठीक है, राइट टू लिव। अब कहा गया कि जो तुम पैसा ले रहे हो जिन कंपनी से, उनके बारे में बताओ। तो बीजेपी ने कहा कि जनता को जानने का कोई राइट नहीं है। आर्टिकल 21, प्राइवेसी उन कंपनीज की हम नहीं बताएंगे। फिर किसी ने पेटिशन लगा दी, नहीं, आर्टिकल 19 मेरा राइट है, राइट टू नो, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरा अधिकार है, मुझे पता होना चाहिए मेरे पैसे का सरकार क्या कर रही है। अब दोनों की लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हो गई, मतलब दोनों आर्टिकल्स की लड़ाई हो गई, तो बात सुप्रीम कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट के जज का डिसीजन आया। बताओ आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो देश है, इसको चला कौन रहा है, हम चला रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय रिजॉल्व इंडिया इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक सोशल सेक्युलर, जो भी हम चला रहे हैं इसको। तो बताओ कि उस कंपनी के फंडामेंटल राइट को बचाना चाहिए कि यहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाना चाहिए। एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूट को बचाना चाहिए कि पीपल के राइट्स को बचाना चाहिए। तो हमारे राइट्स को बचाना चाहिए। तो सिंपल सी बात थी, ये तो पहले से फिक्स था कि अगर अच्छा जज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से फॉलो किया उसने, तो आर्टिकल 19 ही जीतेगा। और हुआ भी ऐसा। आर्टिकल 19 के 1 के अकॉर्डिंग, राइट टू नो के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस ये जो आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कर दिया और उसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था। याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल, आर्टिकल 13, आई थिंक मेरे को लगता है कि आप लोग जानते होंगे इसको। इसका नाम क्या है, तो हम इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं इसको? जुडिशियल रिव्यू। और इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई लॉ
अगर कोई लॉ, आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1915 में बना होता है 26 ऑफ द जनवरी, इससे पहले बना होगा तो क्या होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद बना होगा तो क्या होगा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशन बना है या वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर वो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको उसी पल, उसी मोमेंट पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। और ऐसा किसमें है, आर्टिकल 13 में, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और यही रीजन है, दैट्स व्हाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर कॉल्ड दिस आर्टिकल एज द मेन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये सबसे अहम पार्ट है। याद रखना इसको सोल एंड जो तुम्हारा हार्ट एंड सोल नहीं कहा था, आत्मा नहीं कहा था। आत्मा उन्होंने कौन से आर्टिकल को कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था, जो रिट्स के बारे में बताता है ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो 13 और 13 ही तो बचाता है। और इसीलिए तुमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहा है, तुरंत उसको नल एंड वॉइड यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये बात निकल के आती है कि इतना बड़ा पैसा कहां से आया, ये तो पता है आपने कहां से आया। सबसे ज्यादा पैसा किसने लिया, टोटल लगभग 12, याद रखना टोटल लगभग 12,000 करोड़ रुपीस के बॉन्ड आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा 6,000 करोड़ रुपीस किसको मिला, एक पार्टी को, बीजेपी को। और बाकी जितनी 200-250 पार्टियां हैं उनको कितना मिला, तो बाकी के 6,000 करोड़ रुपए। और ये ऐसा क्यों कंसर्न हो रहा था, क्योंकि जिस कंपनी ने डोनेशन किया, उसने जब डोनेशन किया या तो ईडी की रेड पड़ी या उसके तुरंत बाद ईडी की रेड पड़ी, वो सारा मैटर आप जानते ही हो, ठीक है। हम उसमें नहीं जाएंगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। और ये जो राइटर है इनका नाम क्या है, अरुण कुमार। और याद रखना इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी इन इंडिया। क्या नाम है बुक का, अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक इकोनॉमी एंड ब्लैक मनी इन इंडिया 2017। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है किसने कौन सी बुक लिखी होती है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं उसके बाद, इजरायली एयर स्ट्राइक्स नियर सीरिया। देखो इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, अगर तुम देखोगे तो दुनिया भर में बस लड़ ही रहे हैं लोग, है ना, बस लड़ाई चल रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई किताबों से रहनी चाहिए, ठीक है। हमें एग्जाम क्लियर करना है, बस सिंपल सा। अब समझना, इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है। अब इजराइल ने स्ट्राइक कर दी सीरिया की, ठीक है। क्यों कर दी, क्योंकि वहां पर एक ग्रुप, आपने नाम सुना होगा, बोको हराम, ठीक है, या हिजबुल्ला, ठीक है, हिजबुल्ला फाइटर्स, उनको मारने के लिए। अब जब हिजबुल्ला फाइटर को मारने के लिए किया, तो एक बात बताओ, लड़ाई तुम्हारी मेरी है, तुम ऐसे किसी तीसरे के घर के अंदर थोड़ी ना मिसाइल छोड़ सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट निकल के आता है ह्यूमन राइट्स वाला, कि भाई हमारे भी तो राइट है, हम भी तो लोग वहां पे रह रहे हैं। तो फिर ये मैटर कहाँ पहुंच जाता है, यूनाइटेड नेशंस में पहुंच जाता है। और ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आप जानते हो पीस का काम करता है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना, इजराइल हैज कैरिड आउट हंड्रेड्स ऑफ द स्ट्राइक्स ऑन द टारगेट्स इन गवर्नमेंट कंट्रोल पार्ट्स ऑफ द सीरिया इन रिसेंट ईयर्स। और कल परसों भी हुए थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, फिर दोबारा से न्यूज में आ जाएगा, हम इसको फिर दोबारा से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनको आंसर करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।